जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 29 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 28 तक कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ हम लोग जो है मार्क्समैन भी अपना 17-18 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और इसमें हम लोग का जो एक प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है तो हम लोग उसको भी कल कंप्लीट कर लेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि बुद्धू का कांटा निम्न में से किसकी रचना है। तो बुद्धू का कांटा ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना है। अगला प्रश्न है कि विष्णु भट्ट कितने सालों के बाद अपने गांव वापस लौटे। तो विष्णु जो भट्ट है ये अपने गांव जो है लगभग 2.5 साल के बाद लौटे हुए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि निराला जी की पहली कविता है कि निराला जी की पहली कविता कौन सी है। तो देखिए इसमें जो आपका जूही की कली है यही आप उनकी पहली रचना है, कविता है। ठीक, अगला 5वें नंबर हम लोग का प्रश्न है कि ज्वाला और जल किसकी रचना है। तो ज्वाला और जल जो है ये आपको हरिशंकर प्रसाई की रचना है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि 1990 में जो है गगनगिल की कौन सी कृति प्रकाशित हुई थी। तो देखिए 1990 में प्रकाशित हुआ था अंधेरे में बुध, यही जो उनकी कृति प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अष्टयाम किसकी रचना है। तो अष्टयाम जो है आपको नाभादास की रचना है। और 8वां नंबर प्रश्न है कि प्रसाद जी के पिता का नाम था। तो उनके पिता का नाम था आपको राम प्रसाद। ठीक, प्रसाद के पिता का नाम राम प्रसाद था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ था। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है 10 नंबर कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो ये पद्मावत जो है आपका जयासी की रचना है। अगला हम लोग का 11 नंबर है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जो जन्म है बनारस में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में मीरा जी, यहाँ पर मीरा जी की कौन सी रचना है। तो उनकी रचना है देखिए राग गोविंद जो है ये मीरा जी की रचना है। अगला हम लोग का है कि प्रकाश जी का जन्म हुआ था। तो प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। और 14 नंबर प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था। तो केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भोला पासवान शास्त्री का निधन हुआ था। तो भोला पासवान शास्त्री का जो निधन हुआ था वो 1984 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका जो 16 नंबर से लेकर आपको जो 30 नंबर का प्रश्न है तो ये आपको अंग्रेजी का है। और चलिए हम लोग अपने मैथ के प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से आपका जो 31 नंबर से आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से आपको 31 नंबर पर कह रहा है कि 13 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 13 से आपको विभाज्य होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आपका राइट आंसर होगा वह 988 है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न देखिए DI का प्रश्न कह रहा है कि इसमें आपको जो है 32 से 35 तक जो है आपको इस ग्राफ के अनुसार आपको बनाना है। पहले आपको ग्राफ को देख लेना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ से 32 नंबर से आपको आंसर देना स्टार्ट करना है। ठीक, तो 32 का राइट आंसर आपको 200% होगा। और 33 नंबर का जो हम लोग का राइट आंसर होगा तो 33 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 307 होगा। और 34 का राइट आंसर आपको यहाँ से 177 होगा। चलिए 35 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा आपका 120। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 48 को यहाँ पर 3512 के गुणनफल में कितने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या इसमें ज्ञात करना है और ये आपका 9 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1 से 200 के मध्य जो है 6 के ऐसे कितने गुणज है जो 4 के गुणज नहीं है। तो ऐसे संख्या आपको 17 है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य है। तो इसमें देखिए आपको जो है विषम का स्क्वायर यहाँ पर विषम बराबर विषम और विषम का स्क्वायर सम बराबर सम। तो इसमें जो आपका कथन है तो केवल पहला ही सही है कि जो विषम का स्क्वायर होगा वह विषम ही होगा, ये आपका
सही है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है 39 नंबर। तो 39 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 14 कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, 40 नंबर का राइट आंसर आपको 1 होगा। 41 यहाँ पर 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, तो इसके धनात्मक गुणनखंड की संख्या आपको 12 है। अगला हम लोग का यहाँ से आपका है √7 प्लस इसके रूट 121 और प्लस 441 है, इसमें रूट में और 100 है, तो इसमें आपको मान ज्ञात करना है और इसका मान होगा आपको 7। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें आपका ये और ये 2 दिया गया है, आप करेंगे 4, यहाँ पर 4 के √7 और इसके बाद ये है, और यहाँ पर आपका देख लीजिए दोनों में से कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो कथन है वो आपका केवल 2 जो है ये वाला सही है, बाकी जो है ये गलत है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 44 नंबर का राइट आंसर आपको 20 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ से 45 नंबर है, तो 45 का आपका राइट आंसर 60 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका जो है जीके जिस का स्टार्ट हो गया। प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। क्या होता है, सूक्त का जो अर्थ होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि कोणार्क उड़ीसा में सूर्य देव के मंदिर का जो निर्माण किसने किया, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किया गया था नरसिंह प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुगल कालीन एक अभिलेख में यह वाक्य लिखा है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, और यही है यही है। वह अभिलेख कहाँ है, तो देखिए यह जो अभिलेख है यह आपको दिल्ली स्थित दीवान एक खास में है, जिस पर लिखा गया कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वही है, और यही है यही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रायका समुदाय कहाँ पाया जाता है, तो रायका समुदाय जो आपको ये राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रामचरितमानस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया। ठीक, पाटलिपुत्र का जो है पटना का नाम किस शासक के द्वारा दिया गया, चलिए मैं आपको ऑप्शन के पास लेकर चलता हूँ। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है अकबर ने, कनिष्क ने या फिर अशोक ने, कौन सा राइट आंसर कर दिया जाए, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा शेर शाह ने दिया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका जो प्रश्न है इसमें आपको सम्मिलित करना है। ठीक, एक तरफ आपका जो राज्य दिया गया है और यहाँ पर उसको बनने वाले औजार या फिर उसके सामान दिए गए हैं। तो देखिए गुजरात है, तो ये गुजरात में जो है आपका ये बाजरे के दाने होते हैं। ठीक, और यहाँ पर बनवाली है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से ये आपको सब दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता से जगह दिए गए हैं और उसके जो है प्रमाण दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए और बनवाली में जो है मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बने हल का प्रमाण मिला है, और कालीबंगन में जो मिला है आपको जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और जो सुतघई है वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो हालांकि इसमें ऑप्शन जो है 3 वाला जो है आपका सही होगा कूट भाषा में। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के से संबंधित किस नेता को बाग डंका शाह कहा जाता था। बाग डंका शाह आप लोग नाम सुने होंगे, तो ये किस नेता को कहा जाता था, यह कहा जाता है आपको मौलवी अब्दुल्ला शाह को बाग डंका शाह कहा जाता था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा अर्थ जो है डंका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यहाँ पर डंका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला शब्द है आपका वर्षा जल संग्रह हेतु भूमिगत टैंक को यहाँ पर टंका, यहाँ पर यह जो सही स्पष्ट करता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 55 प्रश्न है कि भूगर्भिक तरंगों से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विचरने वाली भूकंपनीय ऊर्जा का यहाँ पर भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। ठीक, अगला हम लोग का पॉइंट है कि काबी एंगलोंग जो है पठार कहाँ अवस्थित है, तो काबी एंगलोंग पठार जो है यह अवस्थित है आपको मेघालय के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कौन जो है एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, तो वह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्न गैसों में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें आपका O2 जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा जो है यहाँ पर कौन सा या फिर कौन से नगर प्रयोरी में अवस्थित है? तो नगर प्रयोरी में जो अवस्थित है वह आपका देखिए यहाँ से अवस्थित है ये जो इंडियाना, यहाँ पर इंडियानापोलिस और जो है कनसास जो है ये दोनों जो है आपको अवस्थित है। ठीक, नगर प्रयोरी में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 61 नंबर क्या कह रहा है कि जल धाराओं के संदर्भ में सत्य कथन को आपको चयन करना है। तो इसमें कथन सत्य देखिए इसमें से सभी सत्य है। जैसे कि पहला है कि जल धाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़कर बहती है। दूसरा है कि जल धाराएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर बहती है। और तीसरा है कि जल धाराएं की गति पवनों की गति, यहाँ पर जल धाराओं की गति पवनों की तरह ही होती है। तो ये उपयुक्त में से आपका जो सभी कथन है, सभी कथन जो है जल धाराओं के संदर्भ में ये सही है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि दो चरों के ब्रह्मवर्ता वितरण को किस नाम से जानते हैं? तो दो चर के ब्रह्मवर्ता वितरण को जानते हैं हम लोग द्विचर वितरण के नाम से। अगला पॉइंट है कि गरीबी रेखा से तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है यहाँ पर देखिए क्रय शक्ति को प्रकट करने वाली रेखा, न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली सीमा और प्रति व्यक्ति औसत आय। उपयुक्त में से सभी जो है ये गरीबी रेखा को स्पष्ट करती है, इसका तात्पर्य है। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में औपचारिक सहकारी समितियों का यहाँ पर प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका जो प्रादुर्भाव है 1904 में हुआ था। ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि मूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? यहाँ पर मूर्ति नहीं है, पूर्ति है। ठीक है, यहाँ पर ये पूर्ति के नियम को कौन सा जो फलन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि S बराबर F/P जो है ये पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट है। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति है। तो आय की गणना की रीति क्या होती है? यहाँ पर होता है आपका देखिए उत्पादन गणना रीति, व्यय गणना रीति और गणना रीति। यहाँ पर आपका जो तीनों है सही है, उपयुक्त में से आपका सभी होंगे। ठीक। अगला हम लोग यहाँ से निवेश गुणांक का रिसाव का कारण नहीं है। यहाँ पर निवेश गुणांक के रिसाव का कारण इसमें से कौन सा नहीं है? तो अति उत्पादन जो है इसका कारण नहीं है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस व्यय का जो है संबंध केंद्रीय योजनाओं तथा संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए जो है केंद्रीय सहायता से है? तो यह केंद्रीय सहायता से आपका योजनागत व्यय का। ठीक। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है? तो मंत्री परिषद के जो नियुक्ति संबंधी आपको प्रावधान है यह आपको अनुच्छेद 75 में है। ठीक। अगला हम लोग यहाँ से प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं ने राज्य की निर्देशक तत्वों की शक्ति किस देश के संविधान से आपको ग्रहण की है? तो देख लीजिए आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व की जो शक्ति है यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला यहाँ से 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो मतदान व्यवहार को यहाँ पर देखिए प्रभावित करते हैं, जैसे कि इसमें पहला है नेतृत्व, दूसरा है आर्थिक स्थिति और यहाँ से आपका यहाँ पर दिया गया है दलों की विचारधारा और उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसमें आपका जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि अधिकार और कर्तव्य एक किसके अधिकार और जो कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है, यह जो कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है आपको डॉक्टर बेनी प्रसाद का है। ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न है कि नगर निगम का कार्य संचालन नगर निगम का जो कार्य संचालन कितने प्राधिकरणों के अधीन होते हैं? तो यह जो होता है आपको 3 प्राधिकरणों के अधीन होता है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की यहाँ पर मानक रैंक से नवाजा है? ये आपको करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक। फिर से देख लीजिए कि किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
भारतीय सेना के जनरल की मानद, यहाँ पर मानद रैंक से नवाजा है, तो यह नवाजा गया है भूटान को, ठीक, भूटान के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में जो शामिल हो गया है वह हुआ है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है आपको हीमोग्लोबिन। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है? तो इसमें स्थिति और वेग जो है ये सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि चना किस प्रकार का फल है? तो चना जो फल होता है ये आपको फली होता है, ठीक। अगला हम लोग का प्रश्न है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होती है। तो जीवाणुरोधी इसमें होता है आपको जो ताम्र, जिसको कॉपर कहते हैं, ये जीवाणुरोधित होती है। अगला प्रश्न है कि विलय पदार्थ का विलायक में घुलना एक प्रक्रम है। तो विलय पदार्थ का विलायक में घुलना एक प्रक्रम है आपको अणु उत्क्रमणीय प्रक्रम है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 81 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि बल की शक्ति कण पर जो है कार्यरत बल जो है कार्यरत बल यहाँ पर अघूर्ण और उसके जो है डॉट के गुणनफल के तुल्य होता है। तो ये देखिए किसके गुणनफल के तुल्य होता है? यह होता है आपको कोणीय वेग के गुणनफल के तुल्य होता है। अगला पॉइंट है कि निम्न में से किसमें रंग रात में खुले तथा दिन में बंद होते हैं, ठीक। प्रश्न है कि किसके जो रंग है वो रात में खुले लेकिन दिन में बंद होते हैं? तो यहाँ पर मरूदभिद पौधों के जो है दिन में बंद होते हैं, रात में खुले रहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस तत्व का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है ये आपको Al का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि स्पेसीज जो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करती है परंतु यहाँ पर ब्रानस्टेड क्षार के भांति नहीं, कौन सा है जो ब्रानस्टेड क्षार के भांति नहीं करती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा BF3 जो है ये नहीं करती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब कोई तेजी से गति, यहाँ पर जब कोई तेज गति से चलता हुआ वाहन हमारे पास से निकलता है तो उसकी तरफ यहाँ पर खींचते चले जाते हैं, क्यों? तो देखिए ऐसा होता है आपका कि आसपास का जो दाब होता है वो कम तथा पीछे की ओर जो है स्थिर जो होती है वायु से अधिक दाब होता है, इसलिए वहाँ पर जो वाहन की तरफ हम लोग खींचे चले जाते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है। तो जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ जो मानव में होता है वो आपको एस आकार का होता है, ठीक। ऑप्शन ए वाला सही है। और अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 87 नंबर की कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो आपका एक ब्रोमीन है जो कि अधातु है, यह कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक। अगला हम लोग का पॉइंट है कि 10⁻⁻4 NH4Cl बिलियन का जो pH मान होगा ये क्या होगा? तो इस बिलियन का pH मान 4 होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है, किस पर जो है ओम का नियम जो लागू नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर अर्धचालकों के लिए और आर्क लैंप के लिए, इन सभी के लिए जो है आपको ये लागू नहीं होता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वप्रभाविता का उदाहरण है क्या है? तो स्वप्रभाविता का उदाहरण है आपका मवेशियों के बालों का रंग जो होता है ये स्वप्रभाविता का उदाहरण है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 91 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कितने? तो इसके रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं 1 और इसके H और इसके 3, यानी कि ऑप्शन जो सी वाला आपका ये सही है, ठीक। अगला हम लोग का कि एक उदासीन परमाणु बना होता है। तो एक उदासीन परमाणु जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमित नहीं होता है वो आपको सिरोसिस रोग है, ठीक। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी है जो सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है? तो गामा तरंग जो सबसे अधिक आवृत्ति की है।
अगला प्रश्न है कि कोयले की खदानों में उपस्थित जहरीले गैस है कौन सा है जो कोयले के खदान में उपस्थित रहता है? तो आपका CO और यहाँ पर CH4 जो गैस होती है, ये दोनों गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन है, ये दोनों आपको कोयले के खदान में उपस्थित होती है। अगला है कि ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी यौगिक कौन सा है? तो ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी यौगिक है आपको CF2 और Cl2, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 97वां नंबर प्रश्न है कि भारी मशीनों में किसको जो है लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर लुब्रिकेंट के स्वरूप में जो प्रयुक्त किया जाता है वह क्या होता है आपका यहाँ पर ग्रेफाइट का। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि फसलों पर DDT के छिड़काव से कौन सा जो है प्रदूषण होता है? तो फसलों के DDT के छिड़काव से आपका जो प्रदूषण होता है वह होता है आपको वायु होता है, जल होता है और मृदा, इन तीनों का जो है प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लेड संग्राहक सेल में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो लेड संग्राहक सेल में आपका प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि वायु जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वायु जैव विविधता को आपको अन्य नाम से जाना जाता है क्षेत्रीय जैव विविधता के नाम से। ऑप्शन जो C इसमें आपका करेक्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ से 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 29 था और जो सेट आपका 30 है इसमें आपको जल्दी प्रोवाइड किए जा सकती है और अपना जो है स्कोर इसमें कमेंट कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।